और बड़े दिनों के बाद एक बार फिर हमारे साथ हैं कांग्रेस के सुरेश चंद्र राजन साहब। राजन साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या हाल है सर, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर। आजकल तो आप बड़े खुश होंगे सर। आप तो, मुझे लग रहा है आपकी आपकी शक्ल से खुशी जो है जा नहीं रही है, क्योंकि अब तो एनसीपी भी चली गई उधर। तो इफेक्टिवली महाराष्ट्र में मतलब ऑपोजिशन तो कोई बची नहीं। आपके लिए मैदान साफ हो गया। कहने का मतलब ये हुआ अकेली सेक्युलर पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में बची है वो कांग्रेस है। इसका मतलब आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता आएगी अपने आप। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट कांग्रेस। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं सर। लेकिन जिस तरह से आज महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर हुआ है जी और इस उलटफेर के जो सूत्रधार हैं, जी, जिनका मेन एजेंडा वही है कि देश में कोई अपोजिशन पार्टी बचना नहीं चाहिए, जी। या रीजनल पार्टियां जो हर एक स्टेट में इफेक्टिवली काम करती है उस रीजनल पार्टियों को खत्म करना है। और भारतीय जनता पार्टी की यही विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे जिस स्टेट में इनकी ताकत कम होती है वहाँ पे शिवसेना जैसे छोटे छोटे रीजनल पार्टियों के साथ का गठबंधन करते हैं। जैसे इनकी ताकत बढ़ती है तो उसको खत्म करने के पीछे पड़ जाते हैं। इससे ये महाराष्ट्र के राजनीति में इस तरह की जो ये माहौल बना हुआ है, ये पहली बार इस तरह का माहौल बना है। और राजनीति का जो स्तर है वो बहुत गिर चुका है सर। सत्ता के लालच में आकर ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। और आपका जो सवाल है कि कांग्रेस, मैं आपको आपके आपने जो कहा उसके साथ 100% मैं आपके साथ सहमत हूं सर। कांग्रेस पार्टी ये एक सेकुलर पार्टी है, सारे लोगों को साथ में लेके सबका विकास करने के लिए कई सालों से काम करती आई है। और हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जातीयवादी और धर्मांध ताकतों को सत्ता से दूर रखना है, जिन्होंने सामाजिक समतोल को बिगाड़ने का काम शुरू किया है, ऐसे ताकत को अगर हम सत्ता में रखना चाहते हैं तो जैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग हुआ था, इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग करके इकट्ठा आकर इन लोग के खिलाफ लड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि महाविकास आघाड़ी जैसे प्रयोग अगर स्टेट में होते हैं तो वहां पे उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये ईडी सीबीआई अलग अलग तपास यंत्रणा को यूज करके डरा के धमका के इस तरह का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजन साहब ये बताएं कि अब महाविकास आघाड़ी तो रही नहीं, एनसीपी तो तकरीबन पूरी उस तरफ चली गई। जो खबर आ रही है तकरीबन 50 के 51 लोग शायद उस तरफ जा रहे हैं एनसीपी के, सुनने में ये है। तो ये क्या है, ये मतलब क्या है? मतलब मेरी समझ के बाहर है ये सर। ये जो आप इस घटना को अगर आप ठीक से गौर करोगे। हेलो जी, सुन सुन बोलिए सर, बोलिए सर। बोलिए। सर ये जो सारी घटना का अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के कई पूर्व मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप करते हैं। भोपाल एक रैली को भोपाल में एक रैली को संबोधित करते हुए, एक सभा को संबोधित करते हुए वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र की जो एनसीपी पार्टी है उसने बहुत बड़ा सिंचन घोटाला किया है। 70,000 करोड़ की बात करी थी जी। ये सारी जो चीजें हैं, ये जब इस तरह के ऑलरेडी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, अजित दादा हो, ये कई दिग्गज नेता है, छगन भुजबल हो, ये सारे लोग, हसन मुश्रीफ जी हो, ये ईडी के रडार पे थे। इनमें से कई नेता जेल में भी जा चुके। तो और भारतीय जनता पार्टी इसे अच्छी तरह से जानती थी और उन्होंने इसी को हथियार बनाकर धमका कर इन लोगों में एक भय निर्माण करके, और एक पहले से अनकंफर्ट थे ये सारे लोग। राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार की जो भूमिका है, ये अजित पवार ने पहली बार नहीं किया है। अजित पवार एक ऐसा नेता है जो सत्ता के बगैर जी नहीं सकता है। इसलिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचकर, और इस सारे षड्यंत्र के आपने पब्लिकली देखा होगा, बीजेपी के नेता बोलते हैं कि इस सारे षड्यंत्र का उनका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को जाता है। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर किया हुआ बड़ा षड्यंत्र है।
सुरेश चंद्र जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव कैंपेन से अपने पूरे वोट्स जिस प्रकार से हर सेक्शन को साथ में लेके चल रहा है, आपने जबरदस्त प्लानिंग किया। आपके टॉप ब्रास इंडियन नेशनल कांग्रेस के महिला, दलित, ओबीसी, एससी एसटी, अल्पसंख्यक, एक सब सेगमेंट को साथ में लेने के लिए कैंपेन चलाया। कर्नाटका एक सफल एक्सपेरिमेंट रहा। कर्नाटका में जो मुसलमान वोट जेडीएस के पास जाता था, आपने कंसोलिडेट करके आपके पास रखे, जेडीएस को ही खत्म कर दिया और आप जीत गए, एक सक्सेसफुल मॉडल। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप वापस ले रहे हो, तो रीजनल पार्टीज के पास वोट शेयर बचेगा ही नहीं, बिकॉज आप ही सब वोट ले रहे हो, दलित हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, महिला, अल्पसंख्यक। अब रीजनल पार्टीज तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, या तो आपके जुड़े आपसे जुड़ के खत्म हो जाएगा, या बीजेपी के साथ जुड़ के जीवित रहेगा। जेडीएस देखो कर्नाटका में बीजेपी के साथ जुड़ने का बात कर रहा है, बोले हम लोग बीजेपी के साथ मिलेंगे। यहां पर अजित पवार पूरे एनसीपी को लेकर बीजेपी के साथ जुड़ गए। तो रीजनल पार्टीज डरा हुआ। एक्चुअली आपका जो कैंपेन है, एग्रेसिव कैंपेन, जोड़ो यात्रा, हर चीज को लेके, हर सेक्शन को साथ में लेके जो आप चल रहे हो, तो आगे जाके क्या देखते हो? रीजनल पार्टीज को आप कैसे मैनेज करके आपके पास रखोगे, उनको जीवित रखोगे? जैसे ममता बनर्जी भी कर रहे कि हमारे लिए क्या है, आप तो जीत जाएंगे 2024, बट हम तो ये कैसे सुरेश चंद्र जी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, कैसे करोगे आप? सर इसमें क्या है, आप जो आपने जो सवाल पूछा है कि ये रीजनल पार्टी या जो है वो अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस से डरी हुई है। करेक्ट। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, या पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, रीजनल पार्टियां ये कांग्रेस से डरी नहीं हुई है। रीजनल पार्टियां ईडी, सीबीआई और केंद्रीय तपास यंत्रणा के दबाव में डरी हुई है। और कांग्रेस कभी रीजनल पार्टियों को खत्म करने का काम नहीं किया है। कांग्रेस ने कई सारे स्टेट में, हमारा इतिहास भी देखो आप, हमने जो भी रीजनल पार्टियां है जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलती जुलती है, जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, जब कांग्रेस जिस टारगेट ग्रुप के लिए काम करना चाहता है, उसी कॉज के लिए काम करने वाले सारे समविचारी पार्टियों को एक साथ लेकर हम लोगों ने इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं और आज भी वही भूमिका लेकर हम लोग जा रहे हैं। और सर आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति पूरे देश में कर रही है, और पर्टिकुलरली जो रीजनल पार्टियां है जो हर स्टेट में बहुत ही इफेक्टिव है, उनकी ताकत है, उनके कुछ पॉकेट्स में वो उनका उपद्रव्य मूल्य है, न्यूसेंस वैल्यू है, ऐसे पार्टियों को वो डरा के, धमका के उसको खत्म करना चाहती है। कांग्रेस तो चाहती है कि इस देश का जो दलित है, इस देश की जो महिला है, इस देश का जो किसान है, इस देश का जो असंगठित कामगार है, इनकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और इसके लिए जितने सारे लोग काम करना चाहते हैं, उन सारे लोग को साथ में लेके हम आगे जाना चाहते हैं। लेकिन आज देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक, दलित, ये सारे के जो वोट है वो वोट बैंक अपने पास खींच रही है, जिसके कारण ये जो रीजनल पार्टियां हैं उनको कांग्रेस से नुकसान है। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं सर। मुझे ऐसा लगता है ये छोटी छोटी पार्टियां अगर बीजेपी जैसे जातिवादी धर्मांध ताकतों को जो समाज में लोगों को डरा रही है, धमका रही है, लोगों के विकास के मुद्दे के ऊपर काम नहीं कर रही है, झूठे राष्ट्रवाद के ऊपर काम करते हैं, ऐसे पार्टी को अगर सत्ता से बाहर रखना है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे रीजनल पार्टियों को मिनिमम कॉमन एजेंडा लेके एक साथ आना चाहिए। लेकिन राजन साहब एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, जो भी सर्वेक्षण अभी तक आए हैं और जो हम लोगों की खुद की भी जो स्टडी है, हमारे खुद के भी जो जानकार लोग हैं और हमारे खुद के भी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन सबका यही कहना है कि जो बात आपने अभी कही कि रीजनल पार्टीज को किस बात का डर है, वो वास्तविकता है, असलियत है, वो गलत नहीं है। जितने भी पूरा मुसलमान वोट जो है, शेड्यूल कास्ट वोट जो है, दलित वोट जो है, वो वापस आपके पास आ रहा है। ये कांग्रेस का पारंपरिक वोट हुआ करता था, ब्राह्मण वोट को छोड़कर ट्रेडिशनल वोटर जी, यहां तक के ओबीसी वोट भी धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आ रहा है। ओबीसी वोट पहले कांग्रेस की तरफ नहीं आता था वैसे बाय द वे, लेकिन अब आ रहा है। मेरा ये कहना है तो रीजनल पार्टीज का जो डर है वो गलत नहीं है। कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत को देख करके कोई भी घबराएगा। आज की तारीख में अगर आप जो इनिशियल सर्वे आ रहे हैं तेलंगाना से वो देखें, कांग्रेस आगे है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, राजस्थान में कांग्रेस आगे, अरे हर जगह तो कांग्रेस आगे है, बाकी सबका क्या होगा? राजन साहब, किस तरीके से आप उन लोगों को भरोसा दिलवाएंगे कि यार हम तुम लोगों को खाने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे साथ काम करने आए हैं? सर मुझे ऐसे लगता है कि जो तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में आज जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की 40% की सरकार को, कमीशन वाली सरकार को बुरी तरह से मात दी थी, बिल्कुल उसी तरह का माहौल तेलंगाना में कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक रैली प्रोग्राम हुआ, आपने देखा होगा, वहां पे एक विशाल जन समुदाय था वहां पे, और लोग वहां पे बदल चाहते हैं, वहां पे बदलाव चाहते हैं, और हम तो चाहते हैं। और रीजनल पार्टियां, जिन पार्टियों को ऐसा लगता है कि इस देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, इस देश का संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उस अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिए, अगर ऐसा लगने वाली जितनी भी पार्टी है वो कांग्रेस के साथ आती है, तो कांग्रेस हमेशा से उनका स्वागत करता है, उनको साथ में लेकर लड़ता है। और आज हमारा वरिष्ठ नेतृत्व भी है, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, ये सारे जो हमारे साथ जो आने वाले अलायंस पार्टियां हैं, उनको बार बार कहते हैं कि आप डरो मत, क्योंकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे ये सारा देखा, आज महाराष्ट्र का राजनीति देखिए सर, महाराष्ट्र के कई सारे दिग्गज नेता जो महाविकास आघाड़ी में थे वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। जैसे मैं एक हर्षवर्धन पाटिल का उदाहरण देता हूं सर जी। हर्षवर्धन पाटिल कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम में वो बुरी तरह से फंस गए थे, उनको ईडी ने इतना परेशान किया था कि उनको मजबूरन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में जाने का उनका क्या हाल हुआ है सर, आज वो सेकंड थर्ड रैंक के लीडर बनकर वहां पे साइड में कहीं बैठे होते हैं, लेकिन जब वो पब्लिक को एड्रेस करते हैं, किसी प्रोग्राम में उनको लोग पूछते हैं कि पाटिल साहब आप तो एक नंबर के हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के नेता थे वहां पे, लेकिन बीजेपी में आपको द्वितीय स्थान मिल रहा है, आप क्यों? लेकिन वो क्या कहते हैं, मुझे स्थान कौन सा मिल रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज मेरी कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई ईडी जांच नहीं है, आज मैं नींद से चैन से सो जाता हूँ, आराम से सो सकता हूँ। सुरेश चंद्र जी, मगर ये स्टेटमेंट जो है ना सर, ये स्टेटमेंट जो है ना ये बहुत कुछ बयां करता है सर, और यही वह है जब आप सिंचन घोटाले की बात करते हो, या जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव या महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हो, तो उसमें ये सारे राष्ट्रवादी के जो आज मिनिस्टर बन के वहां पे शपथ लिया कल, इनमें से कई सारे नेता फंसे हुए हैं। हसन मुशर्रफ साहब उनके घर पे तो रेड हुआ था अभी। अरे सर, हसन मुशर्रफ साहब तो ऐसी सिचुएशन में है कि वो ऐसे सोच रहे कि भाई मैं सुसाइड कर लूं क्या, उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा बात भी किया, इतना परेशान किया है सर। लेकिन आज वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के ये ईडी सीबीआई के जो प्रवक्ता है ना किरीट सोमैया जी, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किरीट भाई, आज आप जिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के सारे कल के 9 लोगों ने जो शपथ विधि लिया, उसमें से 6 ऐसे मिनिस्टर है जिनकी फाइल लेके ईडी और सीबीआई के दफ्तरों में किरीट सोमैया घुमा करते थे, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इनके ऊपर भ्रष्टाचारों पे आरोप किया करते थे। आज वो किरीट सोमैया किस बिल में बैठे हैं सर? मैं आपके मीडिया के माध्यम से किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टियों के जिन जिन नेताओं ने इन नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोप किए, उन सारे नेताओं को पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आज आप कहां गए हैं? ये महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने जो इन सारे लोगों के ऊपर आरोप किए थे, क्या कल शपथ विधि लेने से पहले आपने जो भारतीय जनता पार्टी की कमलाबाई की जो वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी लोग को डाल के साफ किया जाता है, उनको सुधारा जाता है, उनको क्लीन चिट दी जाती है, ये सारे लोग कहाँ गए हैं? सर उनका सुधारीकरण हो गया, उनका सुधारीकरण हो गया है। प्रदीप जी कुछ पूछ रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि देखो अजित पवार और पूरे ग्रुप एनसीपी को लेके वहां चले गए। अभी जो केसीआर 600 गाड़ी लेकर पंढरपुर, पश्चिम महाराष्ट्र, फिर विदर्भ में घूमना, मराठवाड़ा में घूमना, बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी केसीआर के साथ जुड़ गए, चंद्रशेखर राव से। बहुत सारे फार्मर्स यही कहना कि केसीआर के पास हमारा जो प्रोडक्ट्स है किसानों का ज्यादा कीमत मिल रहा है, तो हम लोग केसीआर के पॉलिसीज को अपना रहे।
तो ये केसीआर बचा कुचा कांग्रेस को भी वहां पर लेके जाएंगे, क्या चल रहा है? केसीआर का कितना इफेक्ट होगा पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा में, जो आपका भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है सुरेश चंद्र जी, कितना इफेक्ट होगा? मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ना चंद्रशेखर जी या केसीआर का कोई स्थान नहीं है सर। ये एक अट्रैक्शन होता है, जैसा आपने देखा होगा, ये कर्नाटक हो या अदर भी राज्यों में आम आदमी पार्टी का बहुत माहौल बनाया दिया था। वहाँ पे कर्नाटक में भी ऐसे लग रहा था कि उनके बहुत सारे विधायक जीत जाएंगे, या गुजरात में, लेकिन वहाँ पे नहीं। मुझे ऐसे लगता है हर एक की पॉलिटिकल पार्टी है, हर एक को स्टेट से लेके अलग अलग राज्य में अपने पार्टी का विस्तार करने का पूरी तरह से अधिकार है, वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन बीसीआर का यहाँ पे कोई जगह नहीं है सर। जो असली लड़ाई होगी वो महाविकास आघाड़ी और शिंदे, फडणवीस और अभी की जो सर महाविकास आघाड़ी है कहाँ? अब तो सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना बची है, एनसीपी कहाँ है? और आप जो बोल रहे सही है, उद्धव सेना बोल रहे कि अभी हमको भी अकेले ही लड़ना पड़ा है। जी। विनायक राउत भी बोल रहे कि ये है, तो ये जैसे बजाज साहब बोल रहे हैं, एमपी है किधर? सर सीधी बात है, जहां तक और एक मिनट राजन जी, आप हमारे मित्र हैं, ठीक है साहब? हाँ। आप सच बोलते हैं, हमेशा दिल खोल के बात करते हैं, सच बोलते हैं। आपको लगता है कि क्या इतनी बड़ी घटना घट गई होगी शरद पवार जी के आशीर्वाद के बिना? आपको लगता है? बताइए। शरद पवार साहब के बातों का अंदाज लगाना ना आज तक पूरी दुनिया को नहीं लगा जी। आज तक पूरी दुनिया उनकी जो भूमिका है या उनकी जो सोच है ना, उसका अंदाजा नहीं लगा पाई है जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक, अभी देखो शिवसेना उद्धव गट है या बाला साहेब ठाकरे का जो ओरिजिनल शिंदे गट के साथ मिलके शिवसेना हुआ करती थी, वो शिवसेना टूटने के बाद ना 40 लोग तो चले गए, लेकिन उनका केडर उनके साथ आज भी डट के खड़ा हुआ है। शिवसेना का जो वोट बैंक है ना, वो आज भी शिवसेना के साथ बरकरार। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बरकरार तो है, लेकिन शिंदे गट ने जो भूमिका ली है उसके बाद और लोगों ने उनके साथ ताकत के साथ जुड़े हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये कानूनी लड़ाई चल रही है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी अगले एक 7-8 दिन में फिर से ये सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा सर। ये मतलब जैसे शिंदे गट के साथ अभी देखो ये 16 जो अपात्र एमएलए का जो इश्यूज है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कालबद्ध काल में आपको ये सब डिसीजन लेना होगा। अभी उसकी परिभाषा ही क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। कालबद्ध टाइम में मतलब क्या है? तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आज के तारीख में शिंदे गुट का जो है ना, जितना यूज करना था उतना फडणवीस सरकार ने कर लिया है। आज उनको पक्का मालूम है कि 16 लोग अपात्र होने वाले हैं, उसके बाद आगे जाके अपने को दिक्कत आ सकती है। इसलिए अजित पवार के साथ एक अलग कमिटमेंट के साथ उन्होंने ये उनको साथ में, अगर आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप ये बताइए सर, आप ये बताइए सर मुझे एक ही बात बोलना है। अगर मुझे एक बात बताइए सर, शिंदे और फडणवीस एक साथ थे उस वक्त, तो फुल मेजोरिटी में है। फुल मेजोरिटी में होने के बाद भी इनको साथ में लेना, उनको डिप्टी सीएम बनाना, ऐसे लोगों को जिनके ऊपर आपके देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप करते हैं, इसके पीछे कुछ तो गोलमाल है। मुझे ऐसे लगता है कि शिंदे गुट का यहाँ पे अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब जहां तक शिंदे साहब का सवाल है, हो सकता है कि उनके काफी भारी मात्रा में लोग या तो वापस उद्धव जी के पास जाएं, या उनका जैसे आपने कहा वर्चस्व जो है शायद पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब ये दोनों में से एक चीज हो सकती है, कहने का मतलब ये हुआ। इसमें क्या है, शिंदे गुट तो बिल्कुल उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आने वाले जो इलेक्शंस है ना सर, शिंदे गुट का, अगर खुद, मैं इससे पहले आपको 2-3 बार कहा है, अगर खुद एकनाथ शिंदे भी जीतने में सफल होते हैं तो भी शिंदे गुट के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी सर। लोग नहीं चाहते 40 बाबा और ये अली बाबा 40 चोर है ना, इनको लोगों ने ठुकरा दिया है सर। लोगों के दिल में इनके बारे में बहुत ग्रेट फॉर राहुल गांधी। So राहुल गांधी is now the genuine prime ministerial candidate provided the Supreme Court gives a stay on the Gujarat High Court order। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है अभी, क्योंकि गुजरात का हाई कोर्ट का ऑर्डर है राहुल गांधी जी के खिलाफ, अगर उस पर स्टे नहीं मिलता है तो राहुल गांधी जी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उनको स्टे मिल जाए। आप लोग तो वैसे बहुत खुश होंगे कि टुडे राहुल गांधी इज ए जेन्युइन प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के अब जेन्युइन असली दावेदार बन गए? सर लोग चाहते हैं जिस तरह के राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष किया है,
और ऐसे वक्त में जहां पे बादशाह जो दिल्ली के तख्त में बैठा हुआ दाढ़ी वाला बाबा है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखता था, ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार के खिलाफ उनकी जो लोग विरोधी जो गतिविधियां थी, लोग विरोधी उनकी जो पॉलिसीज है, उसके खिलाफ डट के रह के लोगों को उनकी हिम्मत देने का काम किया है। मोदी सरकार ने जो जो गलत काम किए उसके खिलाफ आवाज उठाने की काम किए हैं। मोदी सरकार ने जिन भ्रष्टाचार किए हैं उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि हम कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के विचारधारा के ऊपर प्रेम करने वाला हर एक भारतीय चाहता है कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश में फिर से एक सेकुलर और सभी लोगों के हित में काम करने वाली सरकार आएगी। जैसे आज मोदी जी भांडवलदारों के लिए, बड़े बड़े बिल्डरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं और जात धर्म इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उस तरह की राजनीति राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कभी आप सुरेश चंद्र जी, अमित शाह का कहना है जिस प्रकार से अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया बैकवर्ड कास्ट के लिए, एसपी ने किया, ना मायावती ने किया, ना अखिलेश यादव ने किया, ना लालू यादव ने किया, बोले कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने बैकवर्ड कास्ट आयोग कमीशन बना दिया। बोले इसमें बैकवर्ड कास्ट के लिए सिर्फ लोग बोलते रहे, बट बैकवर्ड कास्ट के लिए अगर मोदी जी ने आयोग बना के, कमीशन बना के पूरे देश को दिखा दिया कि सिर्फ बीजेपी को ख्याल है बैकवर्ड कास्ट का। और फिर कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी बोले कि कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति, जो कास्ट बेस्ड उन्होंने रिजर्वेशन का सबको दिया और कास्ट में जो डिवाइड बना के रखा है, ये देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तुष्टीकरण का राजनीति पे आप पे आरोप है, और आप पे आरोप यह भी है कि ओबीसी के लिए सिर्फ आप लिप सर्विस करते हैं बट कुछ नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने जी किया। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू दैट सुरेश चंद्र जी? सर, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जिस तरह से आज ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लाकर देश के लिए अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस ने इस देश को संविधान दिया, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान इस देश को मिला, और उस संविधान ने इस देश में रहने वाले अलग अलग पिछड़े समाज के लोग हैं, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, जिन समाज को समाज के मुख्य प्रवाह में आने की इजाजत नहीं थी सर। उस वक्त ये आरएसएस और जैसे ये मनुस्मृति वाले लोग इन लोगों को इंसान ही नहीं समझते थे। ऐसे लोगों को समाज के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए उस वक्त कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन देने का उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन लोग सालों साल, हजारों साल शिक्षा के दूर रहे, उनको अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा के बाद उनको नौकरी मिले, नौकरी के बाद उनको सर वो तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को दिया ना आपने। ओबीसी रिजर्वेशन तो 1990 में आया ना सर, मंडल कमीशन के बाद आया ना सर वो तो। सर रिजर्वेशन ये जी, भारतीय जनता पार्टी तो किसी को भी रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है। आप ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हो, मैं आपको इससे पहले भी पूछा था, जो देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में कहते थे मुझे 2 दिन की सत्ता दे दो, मैं मराठा समाज और ओबीसी समाज को रिजर्वेशन देता हूं। आज 2 साल से वो सरकार में है। इससे पहले उनकी सरकार केंद्र में उनकी सरकार है। एक साल नहीं, महाविकास आघाड़ी के सरकार के पहले भी उनकी सरकार थी। वो 5 साल थे तब। 5 साल थे, उसके बाद ये 1 साल है अभी, और ये चलता रहेगा। केंद्र में 9 साल से है जी। अगर वो ओबीसी समाज को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो क्यों नहीं देते हैं? अभी तो 1 साल पूरा मिल गया इनको, 1 साल में इन्होंने क्यों कुछ मूवमेंट नहीं किया? ये सर, ये सारे लोग आरक्षण के खिलाफ है। नहीं, अब चुनाव के पहले आएगा ना सर कि हम दे रहे हैं, चुनाव के पहले बोलेंगे ना कि हम दे रहे हैं। लेकिन सर उसका उनका कहना है आयोग सिर्फ मोदी जी बनाया है, आप लोग ने आयोग नहीं बनाया। आयोग बना के ओबीसी के लिए दिल में क्या है सिर्फ मोदी जी दिखा दिए। सुरेश जी, सर आयोग बनाने से या कोई योजना के नाम देने से ना दलितों का या अल्पसंख्यक आदिवासियों का विकास नहीं होगा सर। जब आप संसद भवन का उद्घाटन करते हो और हमारे देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी है,
वो आदिवासी है इसीलिए आप उसको उद्घाटन में नहीं बुलाते हो। इससे आपकी मानसिकता समझ में आती है और आप दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक के खिलाफ कितनी सहानुभूति रखते हैं, कितनी सोच रखते हैं, इससे स्पष्ट होता है सर। ये लोग इस तरह के आयोग बनाएंगे, लोगों को जाएंगे। इन्होंने क्या किया था कर्नाटक में, आपने देखा होगा, कर्नाटक में आचार संहिता लगने के 4-5 दिन पहले इन्होंने क्या किया, शेड्यूल कास्ट में जो आरक्षण दिया जाता है उस आरक्षण को उन्होंने सब कैटेगराइजेशन किया और लोगों को कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं जो उनको आरक्षण का बेनिफिट नहीं होता है, जो लोग आरक्षण से दूर। I think the thing is just frozen. Can we get Mr. Suresh Chandra Rajan back, please? Can we get him back, please? I think I saw his frame, it just frozen. Can we get him back, please? He was saying something very, very interesting. But the fact is that as far as Maratha reservation is concerned, the manner in which it was presented to the court, by the way, I don't think any court of law in the country is going to allow it. Because it goes beyond the 50% level that is already has been placed as a limit by the Supreme Court. So I'm not really sure what's going on over here. And why would people, why would people, he said he's connecting. Is he connected? Is he connected now? Thank you so much. Right. हेलो जी राजन जी कुछ बोल रहे थे आप, उसके पहले we lost you. जी बताएं सर आप। सर मैं आपको ये इलेक्शन के पहले प्रदीप जी ने कहा Yes. कि बीजेपी ये आरक्षण की मतलब घोषणा कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने कर्नाटक में भी घोषणा की थी और उनको ऐसा लगा था कि अगर हम लोग इस तरह की घोषणा करते हैं, इस तरह का निर्णय लेते हैं, इलेक्शन को पेश करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट होगा। लेकिन लोग इनकी सोच जानते हैं, इनका काम करने का तरीका जानते हैं। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन के पहले अगर ये ओबीसी समाज या मराठा समाज का आरक्षण की घोषणा करते हैं तो भी ये लोग उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति कर रही है। तो चलते चलते सर राजन जी, चलते चलते आखिर में कांग्रेस अकेले लड़ने वाली है। सर ये देखो, कांग्रेस महाराष्ट्र में आज के तारीख में सबसे शक्तिशाली पार्टी है जी, और कांग्रेस के पास बहुत ताकतवर केडर है। अगर महाविकास आघाड़ी, हम तो चाहते हैं कि हम लोग महाविकास आघाड़ी या समविचारी जो हमारे साथ मिलने के लड़ने का जो सोच रखते हैं, ऐसे सारे लोग को हम लोग लेके लड़ेंगे। अगर ऐसे में अगर हमारा एकमत नहीं होता है तो कांग्रेस अकेले दम में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस सक्षम है और कांग्रेस जीतेगी, कहने का मतलब ये हुआ। यस सर, यस सर। मतलब यहां पर भी और दिल्ली में भी पूरा सर, अभी ये तो पूरा आप अलग तेलंगाना और मध्य प्रदेश में देखो सर, वहां पे हम 100% जीत रहे हैं सर। तेलंगाना और मध्य प्रदेश में और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह पे। ये तेलंगाना में तो जबरदस्त Yes, sir. आपका Yes, sir. कैंपेन चला है, जबरदस्त। भट्टी right. साहब सीएलपी लीडर करीबन कितना 1360 किलोमीटर पदयात्रा करके पूरे तेलंगाना में हंगामा मचा दिया है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बहुत सुरेश Yes, चंद्र sir. राजन Yes, sir. जी, Yes, sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप अकेले सेक्युलर पार्टी रह गए हैं पूरे महाराष्ट्र में, तो इसके लिए आपको बहुत बधाई। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं चलते चलते कि जो एनसीपी के साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। चलिए, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। नमस्कार और वंदे मातरम। थैंक यू, वंदे थैंक यू, मातरम, थैंक यू। वंदे मातरम, वंदे मातरम।